नमस्कार। आज की इस वीडियो में है जीके चेस्टरटन का निबंध द वर्शिप ऑफ द वेल्दी, यानी अमीर लोगों की पूजा। जब भी कोई अमीर होता है तो ऑब्वियसली उसका जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाती है। दो तीन तरह की पावर्स हैं दुनिया में, एक मसल पावर है, एक नॉलेज पावर है, और भाई मनी पावर तो सबसे ऊपर होती है लोगों के लिए। तो जब कोई व्यक्ति धनवान बन जाता है तो अचानक से उसकी पूजा शुरू हो जाती है, और जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। शजर माने पेड़ होता है, तो जिसके जो व्यक्ति धनवान होता है उसकी कमियां भी लोगों को खूबियां दिखती हैं। चलिए देखते हैं जी के चेस्टरटन क्या कहता है। देयर हैज क्रैप्ट, क्रैप्ट का मतलब चुपके से घुस जाना, यानी चुपके से घुस गई है। आई नोटिस, मैं देखता हूं, इनटू आर लिटरेचर, हमारे साहित्य में, एंड जर्नलिज्म, और हमारी पत्रकारिता में, अ न्यू वे, एक नया तरीका, ऑफ फ्लैटरिंग यानी चापलूसी करने का, द वेल्दी, अमीरों की, एंड द ग्रेट, और महान लोगों की। तो जो साहित्य है और जो पत्रकारिता है उसमें अमीर लोगों की और महान लोगों की चापलूसी करने का एक नया तरीका घुस गया है। इन मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड माने साफ सुथरे, जहां सीधी सपाट बात कह दी जाती थी। तो जब सीधी सपाट बात कहने का समय हुआ करता था, फ्लैटरी इटसेल्फ वॉज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो चापलूसी भी सीधी सादी एकदम साफ सुथरी थी, यानी मुंह पे जो बात कही जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है ईमानदारी से बात कह देना, तो वैसी ही थी चापलूसी भी। फॉल्सहुड इटसेल्फ वॉज मोर ट्रू, यानी फॉल्सहुड, झूठ भी जो था वो भी अपने आप में ज्यादा सच था, यानी झूठ भी इस तरीके से बोला जाता था कि सामने वाला समझ ले कि भैया जो तुम्हारे सामने बोला जा रहा है वो तुम्हारी चापलूसी है, झूठ है, और सच तो तुम जानते ही होगे कि तुम क्या हो। अ पुअर मैन विशिंग टू प्लीज अ रिच मैन, अ पुअर मैन एक गरीब आदमी, विशिंग जिसकी इच्छा होती थी, टू प्लीज अ रिच मैन एक अमीर आदमी को खुश करने की, सिंपली सेड, तो साधारणतया वो गरीब आदमी ये कहता था, दैट ही वॉज द वाइजेस्ट, ब्रेवेस्ट, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट बेनिवोलेंट, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ मैनकाइंड। तो भाई गरीब आदमी अमीर आदमी की तारीफ करने के लिए उससे कहता था कि आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, सबसे ज्यादा बहादुर हैं, सबसे ज्यादा लंबे हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, सबसे ज्यादा परोपकारी हैं, और इस इंसानियत में सबसे ज्यादा सुंदर हैं। इस तरीके से तारीफ करते थे। एंड एज इवन द रिचेस्ट मैन प्रोबेबली न्यू, और जैसा कि जो रिचेस्ट नहीं, रिच मैन है, कभी कभी मैं गलत पढ़ जाती हूँ, तो जो अमीर आदमी था वो प्रोबेबली संभवतः न्यू, जानता था, दैट ही वॉजंट दैट, कि वो वैसा नहीं था, द थिंग डिड द लेस हार्म, तो इस चीज से कम नुकसान हुआ करता था। यानी गरीब आदमी ने जो तारीफ की कि भाई आप सबसे महान हैं, जैसे कि आपने अगर कुछ ग्रंथ पढ़े हैं राजकवियों के, तो राजकवि राजा की तारीफ में क्या क्या बोलते थे, क्या क्या लिखते थे, तो राजा जानते थे कि वो वैसे नहीं हैं, तो इसलिए नुकसान कम होता था। व्हेन कोर्टियर्स सिंग, जब दरबारी लोग गाते थे, द प्रेजेस माने तारीफ, ऑफ अ किंग एक राजा की, दे एट्रीब्यूटेड टू हिम, तो वो उस पर एट्रीब्यूट माने उसमें खासियत बताना, तो वो उसकी खासियत बताते थे, थिंग्स ऐसी चीजों को, कहाँ गई, दैट वर एंटायरली इम्प्रोबेबल, जो कि एंटायरली माने पूरी तरीके से, इम्प्रोबेबल माने असंभव होती थी, ऐसी बातें उनके बारे में कहते थे। एज दैट, जैसे कि ही, वो, रेजेंबल्ड माने जैसा होना, तो वो समान थे, द सन, सूरज के समान, एट नून डे, जैसा वो दोपहर में चमकता है। तो भाई राजा साहब को दरबारी क्या कहते हैं, राजा साहब आप तो ऐसे चमकते हैं जैसे दोपहर में सूरज चमकता है। दैट दे हैड टू शेड देयर आईज व्हेन ही एंटर्ड द रूम, और फिर क्या कहते थे दरबारी कि राजा साहब जब आप कमरे में आते हैं तो हमें अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। शेड माने यहां पर ढकना, टू कवर। दैट हिज पीपल कुड नॉट
ब्रीद विदाउट हिम। और राजा साहब, आपके पीपल माने आपके लोग, आपकी प्रजा आपके बिना सांस नहीं ले सकती है। तो ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बात करते थे। और क्या कहते थे? और दैट ही हैड विद हिज सिंगल स्वॉर्ड कंकर्ड यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। और राजा साहब, आपने अपनी एक तलवार से यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका सबको जीत लिया है। वाह, ऐसी ऐसी बातें करते थे। द सेफ्टी ऑफ दिस मेथड, तो जो सेफ्टी थी, सुरक्षा थी ऑफ दिस मेथड, इस तरीके से तारीफ करने में, वो थी इट्स आर्टिफिशियलिटी, इसकी बनावट। बिटवीन द किंग एंड हिज पब्लिक इमेज देयर वॉज रियली नो रिलेशन। तो राजा और उसकी जो पब्लिक इमेज थी, यानी आम जनता में जो उसकी इमेज थी, उसकी जो छवि थी, उसके बीच में रियली वास्तव में नो रिलेशन, कोई संबंध होता ही नहीं था। बट द मॉडर्न्स हैव इन्वेंटेड, लेकिन आधुनिक लोगों ने आविष्कार किया है अ मच सटलर, एक बहुत ज्यादा सूक्ष्म एंड मोर पॉइजनस, और ज्यादा जहरीले काइंड ऑफ यूलॉजी। यूलॉजी वही तारीफ, बहुत बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करना यूलॉजी कहलाता है। तो एक ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा जहरीले तरीके की तारीफ आधुनिक जमाने में लोगों ने ईजाद की है। वो कैसे? द मॉडर्न मेथड, आधुनिक तरीका, है टू टेक द प्रिंस और रिच मैन, यानी राजकुमार या फिर धनी व्यक्ति को लेना, टू गिव अ क्रेडिबल पिक्चर, और एक क्रेडिबल माने विश्वसनीय पिक्चर, तस्वीर देना, ऑफ हिज टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, कि किस प्रकार की उसकी पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व है, एज दैट ही इज बिजनेस लाइक, या फिर जैसे कि उदाहरण के तौर पर उसके बारे में ये कहा जाएगा कि भाई आप तो बड़े बिजनेस लाइक लगते हैं, यानी बड़े व्यापारी वर्ग के लगते हैं, यानी अंबानी अदानी जैसे लगते हैं, है ना। अभी किसी को बोलो भाई आप तो बिल्कुल ऐसे ठाट हैं, आपके तो अंबानी अदानी के जैसे, तो फूल के कुप्पा हो जाएगा। तो ऐसे ही लोग तारीफ करते हैं। और स्पोर्ट्समैन, या फिर कहते हैं भाई तू तो देखने में बिल्कुल विराट कोहली लगता है, तो बंदा एकदम ग्लैड हो जाएगा, खुश हो जाएगा, भले ही वो जानता है कि वो विराट कोहली नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई चापलूसी करनी है आपको तो कहना होगा। और फॉन्ड ऑफ आर्ट, अरे भाई आप तो कला के बड़े शौकीन हैं। और कन्विवियल का मतलब फ्रेंडली होता है, और ये भाई आपका अंदाज बड़ा दोस्ताना है। और रिजर्व, या फिर भाई आप तो अपने काम से काम रखते हैं। तो इस तरीके की बातें की जाती हैं लोगों की तारीफ करने के लिए। एंड देन एनॉर्मसली एग्जेजरेट द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज नेचुरल क्वालिटीज। और फिर क्या किया जाता है? इनॉर्मसली माने बहुत ज्यादा, एग्जेजरेट बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, द वैल्यू माने कीमत, एंड इंपॉर्टेंस और उपयोगिता, महत्व, ऑफ दीज नेचुरल क्वालिटीज, इन स्वाभाविक गुणों का। तो किसी भी बंदे को उठाकर उसके बारे में ये सारी खासियतें बताई जाती हैं कि भाई आप तो बड़े घराने के लगते हो, बिजनेस घराने के लगते हो, स्पोर्ट्समैन लगते हो, बड़े फ्रेंडली लगते हो, या बड़े रिजर्व लगते हो, और फिर उस चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। दोज हु प्रेज मिस्टर कार्नेज, तो वो लोग जो मिस्टर कार्नेज की तारीफ करते हैं। कार्नेज कौन है? ये एक रिचेस्ट पर्सन है अमेरिकन हिस्ट्री में, यानी सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में से रहे हैं मिस्टर कार्नेज। तो दोज हु प्रेज मिस्टर कार्नेज डू नॉट से, वो ये नहीं कहते दैट ही इज एज वाइज एज सोलोमन, कि वो सोलोमन जितने बुद्धिमान है। सोलोमन का जिक्र बाइबल में आता है, इनका कई बार लिटरेचर में बार बार जिक्र आता है। तो ये अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। इनकी एक कहानी बहुत फेमस है, जब इनके दरबार में दो औरतें लड़ती हुई आई एक बच्चे को लेकर, और दोनों ही कह रही थी कि वो बच्चा उनका है ना। एक कह रही थी ये मेरा है, इसने मेरा बच्चा चुरा लिया, दूसरी कह रही थी कि ये मेरा है, इसने मेरा बच्चा चुरा लिया है। तो राजा सोलोमन ने फटाक से एक तलवार उठाई अपनी और बोले ठीक है लड़ क्यों रही हो, बच्चा एक है तुम दो हो, मैं अभी काट के इस बच्चे के दो टुकड़े कर देता हूँ, आधा आधा दोनों बांट लेना। तो एक औरत उसमें से चिल्ला पड़ी कि नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है, इसी का है, आप इसी को दे दीजिए।
तो सोलोमन तुरंत समझ गया कि जो माँ ये कह रही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, दूसरी को दे दीजिए, वही इस बच्चे की असली माँ है, क्योंकि माँ अपने बच्चे का खून अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती। तो राजा ने वो बच्चा उसी माँ को दे दिया जिसने कहा था मेरा बच्चा नहीं है, और दूसरी औरत को जेल में डाल दिया। तो बहुत फेमस कहानी है सोलोमन की, वो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। तो अब यहाँ जो ये सेंटेंस है कि जो मिस्टर कार्नेज की तारीफ करेगा, क्योंकि कार्नेज तो बहुत धनवान व्यक्ति रहे हैं अमेरिकन हिस्ट्री में, तो वो उनसे ये नहीं कहेगा कि वो सोलोमन के जैसे बुद्धिमान है, एंड एज ब्रेव एज मार्स, या फिर मार्स मंगल जो देवता है वेस्टर्न माइथोलॉजी में, वो गॉड ऑफ वॉर है मार्स। तो मार्स के जितने बहादुर हैं, ये बात भी उनसे नहीं कहेगा। आई विश, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, काश, दे डिड, कि वो ऐसा कहते। It would be the next most honest thing to giving their real reason for praising him, which is simply that he has money. और it would be the next most honest thing, तो ये बहुत ईमानदार बात होती, ईमानदारी से भरी हुई बात होती, टू गिविंग देयर रियल रीजन, कि वो वास्तविक कारण दे रहे होते, फॉर प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ करने का, विच इज सिंपली दैट ही हैज मनी, क्योंकि कारण ये है कि वो उसके पास बहुत पैसा है, मिस्टर कार्नेज के पास बहुत पैसा है। तो अगर उनके बारे में कोई व्यक्ति ये बोलता है कि साहब आप सोलोमन की तरह बुद्धिमान हैं या आप मार्स की तरह बहादुर हैं, तो जो तारीफ करने वाला है वो अपने आप में ईमानदार है, क्योंकि जो व्यक्ति पैसे वाला है उसकी तारीफ इसी तरीके से की जाती है ना, कि आप बहुत बुद्धिमान है, भले ही उसमें अकल हो ना हो, लेकिन उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। और उनसे ऐसा कह के मतलब निकाल लेते हैं, क्योंकि अमीर लोग भाई बड़े दिल वाले अगर हैं तो इतनी तारीफ सुन के सामने वाले को ऑब्लाइज भी करेंगे, उसको इनाम भी देंगे, उसका कोई काम अगर अटक रहा होगा तो वो काम भी निकाल देंगे। तो इस तरीके से उनकी तारीफ की जाती है, इसमें कोई गुनाह नहीं है और इसमें कोई कुछ बुरा नहीं है, कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। द जर्नलिस्ट हु राइट अबाउट मिस्टर पियरपॉन्ट मॉर्गन, तो ये जो पियरपॉन्ट मॉर्गन है ये भी अमेरिकन है। इससे पहले मिस्टर कार्नेज का जो नाम आया था वो भी अमेरिकन थे। ये अमेरिकन फाइनेंशियर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं जाने माने। तो जो जर्नलिस्ट पियरपॉन्ट मॉर्गन के बारे में लिखते हैं, डू नॉट से दैट ही इज एज ब्यूटिफुल एज अपोलो, तो उसके बारे में उसकी तारीफ करते हुए ये नहीं कहते कि पियरपॉन्ट मॉर्गन उतने खूबसूरत हैं जितना कि अपोलो थे, सूर्य देवता थे। आई विश दे डिड, और मेरी इच्छा है काश वो ऐसा ही कहते। वॉट दे डू इज, जो वो करते हैं वो क्या है, टू टेक द रिच मैन सुपरफिशियल लाइफ, वो करते क्या है कि इस अमीर आदमी की जो सतही, सुपरफिशियल माने सतही जीवन है, उसको लेते हैं, एंड मैनर और उसके तौर तरीकों को लेते हैं, क्लॉथ्स उसके कपड़ों को, हॉबीज उसकी जो शौक है, हॉबीज हैं, लव ऑफ कैट्स, अक्सर अमीरों के घरों में बिल्लियां पाली जाती हैं, उन बिल्लियों से, कुत्तों से प्यार होता है उनको, डिसलाइक ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स अमीरों को पसंद नहीं होते, और व्हाट नॉट, या फिर और क्या नहीं, ये मतलब कि ऐसी ही चीज़ों को उठाते हैं। जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, इन सारी चीज़ों की तारीफ करते हैं अमीर लोगों की। एंड देन विद द असिस्टेंस ऑफ दिस रियलिज्म मेक द मैन आउट टू बी अ प्रॉफिट एंड अ सेवियर ऑफ हिज काइंड, वेयर एज ही इज मियरली अ प्राइवेट एंड स्टूपिड मैन who happens to like cats or to dislike doctors। तो एंड देन, और तब, विद द असिस्टेंस माने सहायता से, ऑफ दिस रियलिज्म, इस वास्तविकतावाद की सहायता से, मेक द मैन, उस आदमी को बना देते हैं, उस अमीर आदमी को बना देते हैं, आउट टू बी अ प्रॉफिट, उसको एक पैगंबर बना देते हैं, एंड अ सेवियर ऑफ हिज काइंड, और अपने तरीके के लोगों का सेवियर बना देते हैं, यानी उनको बचाने वाला बना देते हैं। वेयर एज, जबकि ही इज, वो होता है, मियरली, केवल, अ प्राइवेट, एक व्यक्तिगत, एंड स्टूपिड मैन, और बेवकूफ आदमी, हु हैपेंस टू लाइक कैट्स, जिसको बाय चांस बिल्लियां पसंद हैं, और टू डिसलाइक डॉक्टर्स, या फिर उसको डॉक्टर्स पसंद नहीं हैं।
पूरे इसका जो कहने का मतलब ये है कि जो आधुनिक तरीका है किसी अमीर आदमी की तारीफ करने का, वो ये है कि या तो उनके कपड़ों की तारीफ की जाएगी, उनकी हॉबीज़ की तारीफ की जाएगी, उनके मैनर्स की तारीफ की जाएगी, और जबकि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। इनकी तारीफ करना ऑथर के हिसाब से, जी के चेस्टरटन के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो पुराने फ्लैटरर्स थे और जो नए फ्लैटरर्स हैं उनके बीच कंपैरिजन कर रहा है वो लगातार इस निबंध में। अब देखिए वो बात कर रहा है ओल्ड फ्लैटरर की। द ओल्ड फ्लैटरर, जो पुराने चापलूस थे, टुक फॉर ग्रांटेड, मान लिया करते थे, दैट द किंग वॉज एन ऑर्डिनरी मैन, कि जो राजा है वो एक सामान्य आदमी है, एंड सेट टू वर्क, और काम पर लग जाते थे, टू मेक हिम आउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको असामान्य व्यक्ति बनाने में। यानी जो चापलूस हुआ करते थे वो राजा को जैसे कहते हैं ना पुदीने के झाड़ पर चढ़ा देते थे। तो जानते थे कि राजा कुछ नहीं है, सामान्य आदमी है, लेकिन उसको असामान्य बनाने में लग जाते थे। द न्यूअर एंड क्लेवरर फ्लैटरर, जो नया और ज्यादा चालाक चापलूस है, टेक्स फॉर ग्रांटेड, वो ये मान के चलता है दैट ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि वो बड़ा असामान्य है, यानी वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानता है। जबकि देखिए ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा जब डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, तो कि जो पुराना फ्लैटरर्स था वो क्या करता था और नया फ्लैटरर क्या करता है। तो पुराना फ्लैटरर ये मान के चलता था कि राजा ऑर्डिनरी व्यक्ति है और वो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बनाने में लग जाता था, जबकि नया फ्लैटरर है वो चालाक है और वो ये मान के चलता है कि वो खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, खुद असामान्य है। यानी कि राजा जो के आम व्यक्ति होता था उसको खास बनाने में पुराना फ्लैटरर लग जाता था, और नया फ्लैटरर अपने आप को ही खास व्यक्ति मानता है। एंड दैट देयरफॉर, और देयरफॉर माने इसीलिए, इवन ऑर्डिनरी थिंग्स अबाउट हिम विल बी ऑफ इंटरेस्ट, उसका मानना यह है कि वो जो ऑर्डिनरी चीजें भी बोलेगा, सामान्य चीजें भी बोलेगा, आम बातें जो बोलेगा वो भी ऑफ इंटरेस्ट माने रुचिकर होंगी, यानी उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। वो साधारण बातें भी बोलेगा तो वो असाधारण लगेंगी सामने वाले को, क्योंकि वो खुद असाधारण है। आगे देखिए, I have noticed one very amusing way in which this is done. I have noticed, मैंने देखा है, one एक very amusing, बहुत ही मनोरंजक, वे माने तरीका, in which this is done, यानी जिस तरीके से ये किया जाता है। I noticed the method applied to about 6 of the wealthiest men in England in a book of interviews published by an able and well-known journalist. I notice, मैं देखता हूँ, the method applied, कि ये तरीका अप्लाई किया गया, मतलब प्रयोग किया गया, to about 6 of the wealthiest men in England, यानी इंग्लैंड के 6 सबसे ज़्यादा धनवान लोगों के ऊपर, in a book of interviews की एक किताब में, इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार बोलते हैं, तो साक्षात्कारों की एक किताब में पब्लिश्ड, जो कि प्रकाशित की गई, बाय एन एबल माने सक्षम, वेल नोन माने जाने माने, जर्नलिस्ट पत्रकार के द्वारा। तो एक जाने माने पत्रकार ने एक किताब पब्लिश की है जिसमें 6 इंग्लैंड के सबसे ज्यादा धनी लोगों के साक्षात्कार हैं। द फ्लैटरर कंट्राइव्स टू कंबाइन स्ट्रिक्ट ट्रूथ ऑफ फैक्ट। अब द फ्लैटरर यहाँ किसको बोला है? उस जर्नलिस्ट को बोला है, उस पत्रकार को बोला है। कंट्राइव्स टू कंबाइन स्ट्रिक्ट ट्रूथ ऑफ फैक्ट। कंट्राइव का मतलब होता है किसी चीज को स्किलफुली क्रिएट करना। तो इस चापलूस ने क्या किया है, यानी बहुत स्किलफुली कंबाइन किया है, जोड़ दिया है। कंबाइन माने जोड़ना होता है। स्ट्रिक्ट ट्रुथ यानी एकदम जो कठोर सच्चाई है ऑफ फैक्ट, तथ्यों की, विद अ वास्ट एटमॉस्फेयर ऑफ ऑ एंड मिस्ट्री। यानी एक वास्ट माने विशाल, एटमॉस्फेयर वातावरण, ऑफ ऑ माने भय का, और मिस्ट्री माने रहस्य का। तो फैक्ट और फिक्शन को एक तरीके से जोड़ दिया है, सच और झूठ को एक तरीके से जोड़ दिया है, बाय द सिंपल ऑपरेशन ऑफ डीलिंग ऑलमोस्ट एंटायरली इन निगेटिव्स।
सिंपल ऑपरेशन यानी एक साधारण तरीके से, ऑफ डीलिंग ऑलमोस्ट एंटायरली माने पूरी तरीके से, एंटायरली पूरी तरीके से, ऑफ इन नेगेटिव्स यानी नकारात्मक तरीकों से, नकारात्मक तरीकों से वहाँ इस किताब में उन्होंने फैक्ट और फिक्शन, सच और झूठ को आपस में जोड़ दिया है। सपोज मान लीजिए यू आर राइटिंग अ सिंपैथेटिक स्टडी, यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हैं, अ सिंपैथेटिक यानी एक सहानुभूति से भरा हुआ, स्टडी माने अध्ययन, ऑफ मिस्टर पियरपॉन्ट मॉर्गन, इनका नाम पहले भी आ चुका है, ये अमेरिकन फाइनेंशियर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। Perhaps there is not much to say about what he does think or like or admire. Perhaps शायद there is not much यानी ज्यादा नहीं है to say कहने के लिए, about बारे में, what he does कि वो क्या सोचते हैं, और like और क्या पसंद करते हैं यानी पियरपॉन्ट मॉर्गन को क्या पसंद है, क्या उनकी सोच है, और एडमायर या फिर किस चीज की वो प्रशंसा करते हैं। बट यू कैन सजेस्ट whole vistas of his taste and philosophy, बट लेकिन यू कैन सजेस्ट, आप सजेस्ट कर सकते हैं, whole vistas यानी पूरा एक परिदृश्य, ऑफ हिज टेस्ट उनकी अभिरुचियों का, एंड फिलोसफी और उनके दर्शन का, बाय टॉकिंग अ ग्रेट डील यानी बहुत सारी बातें करके, अबाउट वॉट ही डज नॉट थिंक और लाइक और एडमायर, ये बताकर कि वो क्या नहीं सोचते हैं, क्या उनको पसंद नहीं है, और क्या किस चीज़ की वो तारीफ नहीं करते हैं। तो अब उनको क्या चीज़ पसंद है या क्या चीज़ वो सोचते हैं ये आपको नहीं मालूम, तो आप क्या है, जैसे ऊपर उन्होंने बताया कि निगेटिव्स में बातें करके वो किताब लिखी गई है। तो निगेटिव्स में बातें करना क्या होता है, ये बताना कि उनको क्या पसंद नहीं है, क्या वो नहीं सोचते, किस चीज की वो प्रशंसा नहीं करते, बजाय ये बताने के कि क्या वो सोचते हैं, क्या पसंद करते हैं, किस चीज की प्रशंसा करते हैं। तो वो पॉजिटिव तरीका हो गया बताने का, ये निगेटिव तरीका है कि क्या उनको पसंद नहीं है। यू से ऑफ हिम, आप उनके बारे में कहते हैं, बट लिटिल अट्रैक्टेड टू द मोस्ट रिसेंट स्कूल ऑफ जर्मन फिलोसफी, यानी बट लिटिल माने थोड़ा सा, ना के बराबर आप कह सकते हैं, लिटिल ना के बराबर, अट्रैक्टेड माने वो आकर्षित हैं, टू द मोस्ट रिसेंट माने जो हाल ही के स्कूल ऑफ जर्मन फिलोसफी यानी जर्मन दर्शन के जो स्कूल, स्कूल का मतलब होता है जैसे कोई एक विचारधारा होती है वो स्कूल कहलाती है ना। एक तो जो स्कूल है जिसमें आप पढ़ने जाते हैं, लेकिन एक स्कूल का मतलब यहाँ है आइडियोलॉजी, किसी जो जर्मन फिलोसफी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसके प्रति ना के बराबर आकर्षित हैं। ही स्टैंड्स ऑलमोस्ट एज रिजोल्यूटली अलूफ, तो अब क्या है कि वो जर्मन विचारधारा इन महाशय को पसंद नहीं है, तो आप उनकी तारीफ कैसे करेंगे वो बता रहा है कि भाई वो जर्मन विचारधारा के प्रति ना के बराबर अट्रैक्टेड है, लिटिल माने ना के बराबर होता है, अट्रैक्टेड आकर्षित है। तो ही स्टैंड्स ऑलमोस्ट यानी वो खड़े हैं, डटे हैं, ऑलमोस्ट लगभग, एज रिजोल्यूटली यानी इतनी दृढ़ता से, एलूफ माने अलग, फ्रॉम द टेंडेंसीज माने प्रवृत्तियों से, ऑफ ट्रांसेंडेंटल पैंथीज्म एज फ्रॉम द नैरोअर एक्सटेसीज ऑफ न्यू कैथोलिसिज्म। तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, पहले तो उन्हीं को समझ लीजिए आप। तो रिजोल्यूटली मैंने बता दिया दृढ़ता से, अलूफ माने अलग, फ्रॉम द टेंडेंसीज माने प्रवृत्तियों से, ऑफ ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है रिलेटिंग टू अ स्पिरिचुअल रेल्म यानी आध्यात्म संबंधी, और पैंथीज्म ये वर्ड मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखिए थीज्म होता है ईश्वर से संबंधित, और PAN पैन का मतलब होता है समस्त संसार। जैसे अभी कोरोना फैला था तो उसको एपिडेमिक नाम नहीं दिया गया था, एपिडेमिक किसी क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी होती है, उसको क्या नाम दिया गया था, पेंडेमिक नाम दिया गया था, क्योंकि वो पूरे संसार में फैली थी। तो ऐसे ही जो पैंथीज्म है वो एक विचारधारा है जिसका मानना है कि पूरे संसार में ईश्वर व्याप्त है, कण कण में भगवान, जो हमारी फिलोसफी है वो भी पैंथीज्म है। तो
अब देखिए पैंथीज का मतलब आपको समझ में आ गया। एज फ्रॉम द नैरोअर माने संकीर्ण, एक्सटेसीज, एक्सटेसी माने तो परमानंद की स्थिति होती है। न्यो कैथोलिसिज्म यानी जो कैथोलिसिज्म का नया रूप है। अब देखिए पूरे सेंटेंस को आप एक बार में समझिए क्या कहना चाह रहा है वो। उसका जो टारगेट है, जो उसका लक्ष्य है, वो है एक अमीर आदमी की तारीफ करना। और अमीर आदमी जो कि पैसा कमाने में व्यस्त है, एक बैंकर है या फिर एक फाइनेंशियर है, तो उसके पास समय तो होगा नहीं कि वो फिलोसफी को पढ़ेगा, दर्शन शास्त्र को पढ़ेगा, या फिर ये पैंथीज में है इन सब को पढ़ेगा। तो अब उसकी तारीफ कैसे की जाए? उसकी तारीफ करने का ये तरीका निकाला कि भाई देखो वो क्या है, हर चीज से इतनी दूरी बनाकर रखते हैं। यानी जैसे हम कहेंगे भाई हम तो, जैसा हमारे लिए हिंदुइज्म वैसा हमारे लिए इस्लाम, वैसा ही हमारे लिए क्रिश्चियनिटी। क्योंकि भाई हमको क्या करना है, अपने काम से मतलब रखना है ना, अपना काम करना है। तो यही इस सेंटेंस का लबोलुबाव है। कहने का तात्पर्य यही है कि वो जो महाशय हैं, धनवान हैं, वो इन सारी चीजों से अलूफ हैं, अलग हैं। यानी जो ट्रांसेंडेंटल पैंथीज्म है, आध्यात्मिक ईश्वरवाद है, यानी सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, ये जो फिलॉसफी है उससे भी वो दूर हैं। और जो संकीर्णताएं हैं न्यो कैथोलिसिज्म की, उससे भी वो दूर हैं। तो इन सारी चीजों से वो रिजोल्यूटली अलूफ हैं, है ना। रिजोल्यूटली दृढ़ता से, अलूफ माने अलग हैं, सारी चीजों से बराबरी दूरी उन्होंने बनाकर रखी है। तो ये एक तरीका है उनकी तारीफ करने का। आगे देखिए, और सपोज या फिर सपोज मान लीजिए आई एम कॉल्ड अपॉन, मुझको कहा जाता है, मुझको बुलाया जाता है टू प्रेज, तारीफ करने के लिए, द चार वुमन जो सफाई कर्मी होती हैं, हम घर में सफाई के लिए रखते हैं ना, जैसे हम बिजी होते हैं तो काम करने के लिए, सफाई करने के लिए रख लेते हैं काम वाली बाई। तो उसकी तारीफ करने के लिए मुझसे कहा जाता है हु हैज जस्ट कम इन टू माई हाउस, जो अभी अभी मेरे घर में सफाई करने आई हैं, एंड हु सर्टेनली डिजर्व्स इट मच मोर, और वो निश्चय ही इसकी ज्यादा हकदार हैं। सच में अगर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी अगर मेरी जो मेड हैं वो ना आए, सच में वो जो मेरी मेड, मेरी क्वीन है मेरे लिए, उसकी वही एकमात्र है इस घर में जो मेरी मदद करती है। बाकी सब तो मेरे लिए काम बढ़ाते हैं घर में। तो वो सचमुच इस तारीफ की हकदार है। आई से तो मैं क्या कहूँगा, इट वुड बी a mistake to class Mrs. Higgs among the followers of Loisy. Her position is in many ways different, nor is she wholly to be identified with the concrete Hebraism of Harnack. अब देखिए सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन पहले इन डिफिकल्ट वर्ड्स को ही जान लीजिए, या फिर जो इसमें रेफरेंसेस हैं वो डिफिकल्ट बना देते हैं, है ना। जो एल्यूजन्स होते हैं वो किसी भी एसे को या किसी भी पोइम को डिफिकल्ट बना देते हैं, क्योंकि वो हमारी समझ में नहीं आते। इंडिया के अगर रेफरेंसेस होंगे, इंडिया के एल्यूजन्स होंगे, कहीं हनुमान जी के बारे में बात की जाए, वेद व्यास के बारे में बात की जाए, कौरव पांडवों के बारे में बात की जाए, है ना, रामचंद्र जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में बात की जाए, तो वो हमें जल्दी समझ में आते हैं। लेकिन ये जो वेस्टर्न एल्यूजन्स हैं ये हमारे लिए टफ बना देते हैं चीज़ों को, इसलिए आपको लगा होगा और इसीलिए आपने रिक्वेस्ट भी भेजी है। तो मिसेस हिग्स जो है, एक तो ये लॉज है, हंटिंग लॉज है जंगलों के बीच में, लेकिन यहाँ रेफरेंस उसके लिए नहीं है। जब आप ढूंढेंगे मिसेस हिग्स के बारे में तो आपको जो मिलेगा गूगल पे वो मिलेगा कि एक हंटिंग लॉज है, जंगलों के बीच में स्थित है। तो यहाँ मिसेस हिग्स का रेफरेंस उस चार वुमन के लिए है ना, जो सफाई कर्मी है, मिसेस जो अभी अभी घर में आई हैं, तो मिसेस हिग्स वो हैं। लोइजी क्या है? लोइजी एक अल्फ्रेड लोइजी इनका पूरा नाम है, फ्रेंच प्रीस्ट हैं, यानी फ्रांसीसी प्रीस्ट हैं। और फिर क्या आया है, किसका नाम आया है? हेब्राइज्म, कंक्रीट माने सॉलिड होता है, और हेब्राइज्म एक विचारधारा है। हिब्रूवाद, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं, हेब्राइज्म को हिब्रूवाद बोल सकते हैं, या फिर यहूदी विचारधारा बोल सकते हैं। और हार्नेक एक लीडिंग हिस्टोरियन थे क्रिश्चियन चर्च के, है ना, तो ये एक हिस्टोरियन है। तो अब देखिए इसको समझिए, तो
इट वुड बी अ मिस्टेक, ये गलती होगी, टू क्लास मिसेस हिक्स, यानी मिसेस हिक्स को क्लासीफाई करना, यानी वर्गीकृत करना। टू क्लास का मतलब होता है वर्गीकृत करना, एक वर्ग में रखना, एक क्लास में रखना। अमंग द फॉलोअर्स, फॉलोअर्स अनुयायी होते हैं ऑफ लोइजी, यानी जो फ्रेंच प्रीस्ट लोइजी हैं, अल्फ्रेड लोइजी, उनके अनुयायियों की कतार में मिसेस हिक्स को रखना गलती होगी। यानी हमें अपनी मेड की तारीफ करनी है तो हम कहेंगे कि भाई वो किसी सेक्ट को फॉलो नहीं करती, किसी धर्म को, किसी पंथ को फॉलो नहीं करती, किसी के कतार में उनको रखना गलती होगी। हर पोजीशन इज इन मैनी वेज डिफरेंट, उनकी स्थिति बहुत तरीकों से अलग है। नॉर इज शी होली टू बी आइडेंटिफाइड, और ना ही उनको पूरी तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आइडेंटिफाई का मतलब जैसे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं हीरोइन से, जब हम फिल्म देख रहे होते हैं, कोई अच्छी फिल्म देख रहे होते हैं तो हीरोइन से अक्सर औरतें अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जो पुरुष होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो हीरो से अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी साम्यता जोड़ना, समानता स्थापित कर लेते हैं। तो जो हमारी चार वुमन हैं, जो हमारी मेड हैं, बाई हैं, उनको हम पूरी तरीके से उनको समान नहीं रख सकते विद द कंक्रीट हेब्राइज्म ऑफ हार्नेक। तो हार्नेक ने जो हिब्रूवाद दिया है, कंक्रीट माने सॉलिड, जो ठोस हिब्रूवाद दिया है, उससे भी हम उनको नहीं जोड़ सकते। भाई हमारे घर जो काम करने आती हैं वो उनके पास इतना वक्त तो होता नहीं कि किसी पंथ को वो फॉलो करें, किसी धर्म को, हालांकि उनका कोई ना कोई तो धर्म होता ही है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन वो उतनी स्ट्रिक्टली धर्म को फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि वो उनको काम करने से फुर्सत नहीं है, उनके लिए तो कर्म ही पूजा है। तो इसलिए वो हमारी तारीफ की ज़्यादा हकदार होती हैं और उनकी तारीफ इस तरीके से की जा सकती है। ये जो सेंटेंस जी.के. चेस्टरटन ने बोला, मुझे यकीन है आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। फिर देखिए आगे, इट इज स्प्लेंडेड मेथड, इट इज अ स्प्लेंडेड मेथड, स्प्लेंडेड माने शानदार, मेथड माने तरीका, तो ये एक शानदार तरीका है। एज इट गिव्स द फ्लैटरर, क्योंकि एज जैसा कि इट ये, यानी ये तरीका, गिव्स देता है द फ्लैटरर चापलूस को, एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर या एक मौका, ऑफ टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, यानी किसी दूसरी चीज के बारे में बात करने का, बिसाइड्स द सब्जेक्ट ऑफ द फ्लैटरी, यानी जो विषय है आपकी चापलूसी का उसके अलावा। यानी अब यहाँ पर आपने मेड के बारे में बात की, उसके अलावा आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है ना। तो जब आप ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपको एक मौका मिलता है उस सब्जेक्ट के अलावा दूसरी चीज़ों के बारे में बोलने का। तो यहाँ सब्जेक्ट ऑफ फ्लैटरी क्या था, वो चार वुमन थी और आपने बात की अबाउट समथिंग एल्स, किसी और चीज के बारे में, बिसाइड्स माने इसके अलावा, उनके अलावा। एंड इट गिव्स द सब्जेक्ट ऑफ द फ्लैटरी अ रिच इफ समवॉट bewildered mental glow as of one who has somehow gone, काफी लंबा सेंटेंस है। तो चलिए मैं तोड़ तोड़ के बताती रहती हूँ, फिर इसको समराइज कर देंगे। जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आती है कि लास्ट में पैराग्राफ को समराइज कर दिया कीजिए, मैं कोशिश करूँगी। तो हम यहाँ तक कर चुके थे, द सब्जेक्ट ऑफ फ्लैटरी, एंड इट गिव्स द सब्जेक्ट ऑफ फ्लैटरी, एंड इट गिव्स, और ये देता है, कौन, ये जो हमारी फ्लैटरी है ये देती है द सब्जेक्ट ऑफ फ्लैटरी, यानी फ्लैटरी के विषय को। और सब्जेक्ट ऑफ फ्लैटरी यहाँ पर कौन है, वो चार वुमन, तो उनको देती है अ रिच, एक समृद्ध, इफ समवॉट bewildered, अगर थोड़ा बहुत, bewildered माने हतप्रभ हो जाना, जब आप उसके सामने ऐसी बात करेंगे तो वो bewildered हो जाएगी, यानी उसको समझ में नहीं आएगी चीज, वो परेशान हो जाएगी। मेंटल ग्लो, मानसिक चमक, यानी उसका दिमाग चौंधिया जाएगा कि उसको चीजें एकदम क्लियर नहीं होंगी। एज ऑफ वन, जैसे कि कोई एक ऐसा बंदा हो, हु हैज समहाउ गॉन थ्रू, जो किसी तरीके से, गॉन थ्रू माने पार हुआ हो, एगनीज, एगनीज माने थोड़ा दर्द होता है, ऑफ फिलोसॉफिकल चॉइस, दार्शनिक चुनाव के, ऑफ विच, जिसके बारे में ही वॉज प्रीवियसली अनअवेयर, जिसके बारे में वो पहले, प्रीवियसली माने पहले, अनअवेयर माने जिससे
वो परिचित नहीं था। यानी कि देखिए, जब आप कुछ चीज़ों से परिचित नहीं हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न होता है। यानी नई नई चीज़ें जब आप समझते हैं, जैसे अभी आप जब आए होंगे बीए में, तो आपने कुछ नए टॉपिक्स पढ़े होंगे, एकदम नए, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, तो आप क्या होंगे, थोड़े से बिविल्डर्ड होंगे। तो ऐसे ही जब चार वुमन के सामने ये बातें बोली जाएंगी तो वो एकदम से परेशान हो जाएगी, उसका दिमाग चुंधिया जाएगा, जैसे कि कोई नई फिलॉसफी आप चुन रहे हो, नई फिलॉसफी आप समझने की कोशिश कर रहे हो जिससे आप पहले प्रीवियसली अनअवेयर थे। तो जब भी कुछ नया आप सुनते हैं तो थोड़े से आप बिविल्डर्ड होते हैं, बाद में वही चीज़ें आसान हो जाती हैं जब आप उनको पढ़ते रहते हैं। जैसे जब आप 12th में होते हैं तब आपको 10th का सिलेबस इतना इजी लगता है और आप कहते हैं कि इस बार अगर हमसे 10th के एग्जाम दिलवा लिए जाएं तो हम अपना स्कूल टॉप कर देंगे। तो वैसे ही है यहाँ पर, जब नया सीखते हैं तब थोड़े परेशान होते हैं, तो वैसा ही इस चार वुमन को भी लगेगा। आ गया होगा समझ में। इट इज अ स्प्लेंडेड मेथड, ये एक शानदार तरीका है, बट आई विश इट वर अप्लाइड समटाइम्स टू चार वेमेन रेदर देन ओनली टू मिलियनेयर्स। लेकिन मेरी इच्छा है कि काश ये तरीका कभी कभी काम वाली बाइयों के लिए भी अपनाया जाए, बजाय मिलियनेयर्स जो करोड़पति हैं उनकी तारीफ करने के लिए अपनाने के। यानी करोड़पति लोग हैं, जो धनवान व्यक्ति हैं, समृद्ध लोग हैं, उनकी तारीफ तो सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी काम वाली बाई की भी तारीफ की जानी चाहिए, और मैं तो अक्सर करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया उसके बिना ये वीडियोस बनना संभव नहीं है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। There is another way of flattering important people. There is another way, एक और तरीका है of flattering, चापलूसी करने का, important people, महत्वपूर्ण लोगों की, which has become very common, जो बहुत आम हो गया है। I notice, मैं देखता हूँ, among writers in the newspapers and elsewhere, के अखबारों में और दूसरी जगह जो लेखक हैं वो एक और तरीके से चापलूसी करते हैं। It consists in applying to them the phrases simple or quiet or modest. अब जो दूसरा तरीका है उसमें क्या है, ये फ्रेजेस अप्लाई की जाती हैं, ये जो शब्द हैं ये मतलब लागू किए जाते हैं कि भाई वो सामने वाला व्यक्ति देखो कितना सिंपल है, कितना क्वाइट, कितना शालीन, मोडेस्ट माने शालीन होगा, क्वाइट माने शांत, देखो कितने सिंपल, कितने शांत, कितने शालीन हैं। तो ये एक और तरीका है, किसी के भी लिए तारीफ करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। Without any sort of meaning or relation to the person to whom they are applied, बिना ये देखे कि इन शब्दों का उस बंदे से कोई संबंध है भी कि नहीं जिसके ऊपर ये शब्द अप्लाई किए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं। To be simple is the best thing in the world, यानी सिंपल होना, सरल होना is the best thing, सबसे अच्छी चीज है in the world, इस संसार में। To be modest, शालीन होना is the next best thing, अगली सबसे अच्छी चीज है। यानी अगर कोई व्यक्ति सरल है, शालीन है, क्या बात है। I am not so sure about being quiet, अब भाई शांत होने के बारे में मैं ज़रा निश्चित नहीं हूँ, उसके बारे में इतने दावे से नहीं कह सकता कि ये भी बेस्ट थिंग है। आई एम रेदर इंक्लाइंड टू थिंक, मैं ज़्यादा इंक्लाइंड मतलब मेरा इरादा है, टू थिंक ये सोचने का, मतलब मैं ये सोचता हूँ इसकी अपेक्षा, दैट रियली मॉडेस्ट पीपल, कि जो वाकई शालीन लोग होते हैं, मेक अ ग्रेट डील ऑफ नॉइज, बहुत सारा शोर करते हैं। इट इज़ क्वाइट सेल्फ एविडेंट, ये एकदम सुस्पष्ट है, दैट कि रियली सिंपल पीपल, वास्तव में सरल लोग, मेक अ ग्रेट डील ऑफ नॉइज, बहुत सारा शोर मचाते हैं। बट सिंप्लिसिटी, लेकिन सरलता, एंड मॉडेस्टी और शालीनता, एट लीस्ट, कम से कम, आर वेरी रेयर, यानी बहुत दुर्लभ, एंड रॉयल, और बहुत राजसी, ह्यूमन वर्च्यूज, इंसानी गुण हैं, नॉट टू बी लाइटली टॉक्ड अबाउट, जिनके बारे में हल्केपन से बात नहीं की जानी चाहिए। फ्यू ह्यूमन बींग्स,
बहुत कम इंसान, एंड एट रेयर इंटरवल्स, यानी एट रेयर इंटरवल्स जो कभी कभार होते हैं, काफ़ी समय के बाद, पहले एक हुआ फिर बहुत समय बीत गया फिर दूसरा हुआ, तो ये रेयर इंटरवल्स कहलाते हैं, हैव रियली राइजन इनटू बीइंग मॉडेस्ट, वास्तव में इस ऊंचाई तक उठे हैं कि उनको मॉडेस्ट कहा जाए यानी शालीन कहा जाए। नॉट वन मैन इन 10 और इन 20 हैज़ बाय लॉन्ग वॉर्स बिकम सिंपल, यानी 10 और 20 लोगों में से एक भी जो लंबे युद्ध हुए हैं तब से सरल नहीं हुआ है। एज एन एक्चुअल ओल्ड सोल्जर डज बाय लॉन्ग वॉर्स बिकम सिंपल, जैसे कि एक जो वास्तविक सैनिक होता है जो कि खुद युद्ध में शामिल हुआ है वो सरल बन जाता है, क्योंकि वो उसने रियलिटी फेस की हुई होती है ना। हम कभी युद्ध के मैदान में गए नहीं जब सामने से तड़ातड़ गोलियां चल रही होती हैं, लेकिन जिस सैनिक ने वास्तव में वो एक्चुअल वॉर फेस किया हो तो वो सरल बन जाता है। दीज वर्च्यूज आर नॉट थिंग्स, यानी ये जो गुण हैं वो ऐसी चीजें नहीं है टू फ्लिंग अबाउट, जिनको ऐसे ही फेंका जा सके, एज मियर फ्लैटरी, केवल उसको चापलूसी के रूप में। तो ये ऐसी क्वालिटीज नहीं है जिनको किसी के भी ऊपर थोपा जा सके चापलूसी करके उसकी। मैनी प्रोफेट्स एंड राइटियस मैन, मैनी बहुत सारे प्रोफेट्स पैगंबर एंड राइटियस मैन, और जो न्यायिक लोग थे, हैव डिजायर्ड टू सी दीज थिंग्स एंड हैव नॉट सीन देम, उनकी इच्छा रही है इन चीज़ों को देखने की और वो इनको नहीं देख पाए। बट लेकिन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बर्थ्स, लाइव्स एंड डेथ्स ऑफ वेरी लग्जरियस मैन दे आर यूज्ड इंसेसेंटली एंड क्वाइट विदाउट थॉट। बट लेकिन इन द डिस्क्रिप्शन, वर्णन करते वक्त, ऑफ द बर्थ्स, जीवन के बारे में, जन्म के बारे में, लाइव जिंदगियों के बारे में, एंड डेथ्स और मौत के बारे में, ऑफ वेरी लग्जरियस मैन, यानी जो बहुत धनवान व्यक्ति हैं उनका वर्णन करते वक्त, दे आर यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है, इंसेसेंटली माने लगातार बिना रुके, एंड क्वाइट विदाउट थॉट और एकदम बिना सोचे। इफ, अगर, अ जर्नलिस्ट हैज टू डिस्क्राइब, एक पत्रकार को वर्णन करना है, अ ग्रेट पॉलिटिशियन, एक महान राजनीतिज्ञ का, और फाइनेंशियर या फिर एक फाइनेंशियर का, द थिंग्स आर सब्सटेंशियली द सेम, दोनों ही चीज़ें मतलब पर्याप्त रूप से एक जैसी ही हैं, यानी जैसी क्वालिटीज़ एक पॉलिटिशियन में होती हैं वैसी ही एक फाइनेंशियर में होती हैं। Entering a room or walking down a thoroughfare, he always says, यानी एक कमरे में प्रवेश करते हुए या एक रास्ते पर चलते हुए वो हमेशा कहता है, मिस्टर मिदास वॉज क्वाइटली ड्रेस्ड, मिस्टर मिदास बड़ी सौम्य सी पोशाक पहने थे, इन ब्लैक फ्रॉक कोट, काला फ्रॉक कोट, अ वाइट, एक सफ़ेद वेस्ट कोट वो पहने थे, एंड लाइट ग्रे ट्राउजर्स, और हल्का भूरा पजामा पहने थे, विद अ प्लेन ग्रीन टाई, और एक साधारण हरी टाई पहने थे, एंड सिंपल फ्लावर इन हिज बटन होल, और एक साधारण सा फूल वो अपने बटन होल में, बटन के छेद में लगाए हुए थे। एज इफ, और ये तारीफ ऐसे की जाती है जैसे कि anyone would expect him, कोई व्यक्ति उम्मीद कर रहा हो कि बजाय ये सब कुछ पहनने के वो expect him to have a crimson frock coat, कि वो एक क्रिम्सन रंग का, यानी ये गाढ़े लाल रंग का, मतलब क्रिम्सन थोड़ा गहरा लाल होता है, तो गाढ़े लाल रंग का फ्रॉक कोट पहनने की उम्मीद कर रहा हो कोई, और स्पेंगल ट्राउजर्स, या फिर स्पेंगल माने सितारों से जड़ा हुआ पजामा पहनने की उम्मीद कर रहा हो कोई उनसे, एज इफ एनी वन वुड एक्सपेक्ट, और जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति उम्मीद कर रहा हो, हिम टू हैव अ बर्निंग कैथरीन व्हील, एक जलता हुआ कैथरीन व्हील, आपने देखा होगा जो गोल चक्र होता है और उसमें आग जल रही होती है, उसमें से अक्सर जो सर्कस होता है तो सर्कस में जो कलाकार होते हैं वो उस जलते हुए लाल घेरे में से निकलते हैं, शेर भी निकलते हैं, जानवर निकलते हैं, तो वो जलता हुआ कैथरीन व्हील कहलाता है, इन हिज बटन होल, अपने बटन के छेद में।
तो भाई ये जो वर्णन किया गया है उनकी ड्रेस का, ये तो सामान्य ड्रेस होती है, लोग इसी तरीके से पहनते हैं और बटन के छेद में फूल लगाते हैं, कोई कैथरीन व्हील तो वो उसमें जड़ाव नहीं होता। तो ये कहने का क्या ही तात्पर्य है, जीके चेस्टरटन ये कहना चाहते हैं। बाय दिस प्रोसेस, इस तरीके से, विच इज एब्सर्ड एनफ, एब्सर्ड माने अतार्किक, तर्कहीन, जो कि अतार्किक है, एनफ पर्याप्त, व्हेन अप्लाइड, जब इसको लागू किया जाता है, यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, टू द ऑर्डिनरी एंड एक्सटर्नल लाइव्स ऑफ वर्ल्डली पीपल, ऑर्डिनरी सामान्य, एक्सटर्नल माने बाहरी, लाइफ जीवन ऑफ वर्ल्डली पीपल सांसारिक लोगों के, बिकम्स परफेक्टली इंटॉलरेबल, यानी ये पूरी तरीके से असहनीय हो जाता है, व्हेन इट इज अप्लाइड, जब इसको लागू किया जाता है, एज इट ऑलवेज इज अप्लाइड, जैसा कि हमेशा इसको प्रयोग किया जाता है, टू द वन एपिसोड विच इज सीरियस इवन इन द लाइव्स ऑफ पॉलिटिशियन, उस एक एपिसोड में, उस एक घटना में जो कि राजनीतिज्ञों के जीवन में भी गंभीर घटना होती है। आई मीन देयर डेथ, मेरा मतलब है उनकी मौत। तो जब इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनकी मौत पर, तो फिर ये बात असहनीय हो जाती है। When we have been sufficiently bored with the account of the simple costume of the millionaire, when, जब, we have been sufficiently bored, हम पर्याप्त ऊब चुके होते हैं, विद द अकाउंट माने वर्णन से, लेखे जोखे से, ऑफ द सिंपल कॉस्ट्यूम, सरल पोशाक के, ऑफ द मिलियनियर, करोड़पति लोगों की, यानी हमको बता कर उबा दिया जाता है, बोर कर दिया जाता है कि भैया इतना करोड़पति आदमी और इतनी सिंपल, इतनी सरल पोशाक पहनता है। तो उसके बाद, विच इज जनरली अबाउट as complicated as any that he could assume without being simply thought mad, which is, जो कि होता है जनरली, प्रायः, about, लगभग, as complicated, इतना जटिल, as any, जितना कि कोई, that he could assume, जो वो मान सकता था, without being simply thought mad, यानी उसको पागल न समझा जाए, यानी उसकी जो ड्रेस है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर उसका जो वर्णन है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको पागलपन की कहा जा सकता है। When we have been told about the modest home of the millionaire, तो पहले तो ड्रेस के बारे में बताकर हमें परेशान कर दिया जाता है, मतलब पागलपन की हद तक ड्रेस की, उसकी तारीफ की जाती है, फिर उसके घर की तारीफ की जाती है। When we have been told about the modest home, भैया घर कितना सरल है, ऑफ द मिलियनियर, उस करोड़पति का। अ होम, एक घर, विच इज जनरली मच टू इमोडेस्ट टू बी कॉल्ड अ होम एट ऑल, जो कि सामान्यतः इतना इमोडेस्ट होता है, मतलब गैर शालीन होता है कि उसको घर कहा ही नहीं जा सकता। जैसे कि हमारे अंबानी का एंटीला है, आपने सुना ही होगा, 27 मंजिला मकान है, उस पर हेलीपैड भी है और जाने क्या क्या है। तो हमने तो सुना ही है, देखा नहीं है, क्योंकि वो घर है ही नहीं, है ना। 4 लोग हैं, 6 लोग हैं जो मेंबर हैं घर के, 10 मेंबर मान लीजिए, तो उसके लिए 27 मंजिला मकान, वो भी इतना बड़ा, क्या ही मतलब है, तो वो घर थोड़ी कहलाएगा। तो यही बात वो कहना चाह रहा है कि इतना इमोडेस्ट है कि उसको घर नहीं कहा जा सकता। तो अक्सर बड़े बड़े लोगों के, धनी लोगों के घर ऐसे होते हैं कि उनको घर नहीं कहा जा सकता। When we have followed him through all these unmeaning eulogies, we are always asked last of all to admire his quiet funeral. तो भैया इतना सब कुछ हमें सुनाने के बाद, जो फ्लैटरर है, जो चापलूस है, when we have followed him, जब हम उसको सुन चुके होते हैं, या followed him का मतलब उसकी बात सुन चुके होते हैं, through all these unmeaning eulogies, unmeaning बे मतलब की, अर्थहीन, यूलॉजीज माने ये जो बढ़ा चढ़ाकर तारीफें की उसने की हैं, वो सब कुछ जब हम सुन चुके हैं, तो वी आर ऑलवेज आस्क्ड, तो हमसे हमेशा कहा जाता है, लास्ट ऑफ ऑल, अंत में, टू एडमायर, कि हम तारीफ करें, हिज क्वाइट फ्यूनरल, जो उनका शांत तरीके से फ्यूनरल हुआ है, यानी उनकी जो शव यात्रा हुई है बड़े सिंपल शांत तरीके से हुई है, अब भाई उसकी भी तारीफ करो, ये हमसे उम्मीद लगाई जाती है। आई डू नॉट नो,
मेरी समझ में नहीं आता वॉट एल्स पीपल थिंक अ फ्यूनरल शुड बी एक्सेप्ट क्वाइट, कि एक शव यात्रा शांत होने की बजाय और क्या होनी चाहिए। लोगों को लगता क्या है कि लोग क्या सोचते हैं। येट अगेन एंड अगेन, फिर भी बार बार, ओवर द ग्रेव ऑफ एवरी वन ऑफ दो सैड रिच मैन, यानी वो जो दुखी धनी लोग हैं उनकी कब्र पर, उनमें से प्रत्येक की कब्र पर, फॉर हुम वन शुड श्योरली फील फर्स्ट एंड लास्ट अ स्पीचलेस पिटी, फॉर हुम जिनके लिए, वन माने व्यक्ति, शुड श्योरली फील निश्चय ही महसूस करेगा, फर्स्ट एंड लास्ट यानी शुरू और आखिर में हर तरीके से, अ स्पीचलेस पिटी एक ऐसी दया जो कि स्पीचलेस, जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते। देखिए धनी लोगों के अपने दुख होते हैं, वो हमारी तरह खुशगवार ज़िंदगी नहीं जी पाते। हम जो मीडियम दर्जे के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारी लाइफ सबसे अच्छी होती है। ना हमारे सामने गरीबी है और ना वो अमीरी है जो कि टेंशन देने वाली होती है। गरीबी में टेंशन होती है, अमीरी में और भी ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन हम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो आज़ाद ज़िंदगी जीते हैं। तो ये भी दया के पात्र हैं, अ स्पीचलेस पिटी। तो निश्चय ही हम लोग उनके ऊपर दया करते हैं जो कि जिसमें हमारे कोई शब्द नहीं होते। ओवर द ग्रेव ऑफ बीट, ओवर द ग्रेव ऑफ वाइटले, यानी ये जो दो बड़े बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, इनकी कब्र पर, दिस सिकनिंग नॉनसेंस अबाउट मोडेस्टी एंड सिंप्लिसिटी हैज बीन पोर्ड आउट। ये जो सिकनिंग माने जी उबाने वाली, मतलब मितली आती है, जी मिचलाने लगता है, ऐसी नॉनसेंस बेवकूफ़ी अबाउट मॉडेस्टी, उनकी शालीनता के बारे में, उनकी सरलता के बारे में, हैज़ बीन पोर्ड आउट यानी उड़ेल दी गई होती है। तो हमें दया आती है कि कितने बनावटी तरीके से लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके शव यात्रा पर उनकी शालीनता की, उनकी सिंप्लिसिटी की तारीफ कर रहे हैं। अगर आपने वो फिल्म देखी है पेज 3, उसमें भी कई ऐसे दृश्य हैं, बड़ी अच्छी फिल्म है, शायद देखी ही होगी, कि जो बड़े लोगों की पार्टीज़ होती हैं या बड़े लोगों के फ्यूनरल्स होते हैं, शव यात्राएं भी होती हैं, तो वहाँ पर भी उनकी एक तो झूठी तारीफ हो रही होती है। वहाँ जो लोग आते हैं वास्तव में गम जताने नहीं आते, वो सिंपैथी लेकर नहीं आते, बल्कि वहाँ भी वो शो ऑफ करने के लिए आते हैं, है ना। तो वैसा ही कुछ है कि वो हमारे लिए दया के पात्र हैं, वास्तव में उनके लिए वास्तविक दुख नहीं होता आने वाले लोगों को। आई वेल रिमेंबर, मुझे अच्छे से याद है, दैट व्हेन बीट वॉज बरीड, कि जब बीट को दफनाया गया था, द पेपर सेड, अखबारों में कहा गया था, दैट द मॉर्निंग कोचेज कंटेन्ड एवरीबडी ऑफ इम्पोर्टेंस, कि जो मॉर्निंग कोचेज थे यानी विलाप करने वाले जो गाड़ियां थीं, जिन कंटेंट यानी उनके अंदर थे, एवरीबडी सभी, ऑफ इम्पोर्टेंस यानी जो महत्वपूर्ण लोग थे वो सारे विलाप करने आए थे गाड़ियों में। दैट द फ्लोरल ट्रिब्यूट्स वर सम्पचुअस, कि जो उन्हें फूलों की ट्रिब्यूट दी गई थी, उनको मतलब सम्मान दिया गया था, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, फूलों के गुलदस्ते लोग देते हैं, वो सम्पचुअस माने बहुत बड़ी मात्रा में दिए गए थे। स्प्लेंडेड शानदार थे, इंटॉक्सिकेटिंग और मदमस्त करने वाले थे। वाह क्या ट्रिब्यूट है। बट फॉर ऑल दैट इट वॉज सिंपल एंड क्वाइट फ्यूनरल, लेकिन इन सब के बावजूद, ये कुल मिलाकर ये जो शव यात्रा थी सिंपल थी, सरल थी और एकदम शांत थी। देखो तो इतना कुछ कहने के बाद फिर ये कहा गया कि ये शव यात्रा सिंपल थी और सरल थी। वॉट इन द नेम ऑफ एकीरॉन डिड दे एक्सपेक्ट इट टू बी, यानी कीरोन की कसम, वो आखिर चाहते क्या थे कि वो शव यात्रा कैसी होनी चाहिए थी। ये एकीरॉन से आप शायद परिचित हों, ये एक नदी है हेड्स में, कई बार इसका जिक्र आता है अंडरवर्ल्ड में, यानी सोल्स मरने के बाद जब जाती हैं तो उनको कई नदियां पार करनी होती हैं। अंडरवर्ल्ड में कई नदियां, जिसमें एक लीथे भी है, तो लीथे का जिक्र कई बार आता है, O2 नाइटिंगेल में इसका जिक्र आया था। वहाँ सोल्स जाती हैं
और उसका पानी पीती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं। तो लीथे जो है रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है। और एक ये जो नदी है किरोन, इसको भी पार करना होता है और इसको पार कराता है कैरोन, CHARON उसका नाम है। और वो उस नदी को पार कराने के लिए सिक्का लेता है, पैसा लेता है, कॉइन लेता है। इसलिए क्रिश्चियनिटी में मरे हुए लोगों के मुंह में एक सिक्का डाला जाता है कि वो उस नदी को पार करा दे। तो उसकी कसम खा के वो कह रहे हैं कि भैया आखिर क्या होना चाहिए फ्यूनरल में। तो अकीरोन क्योंकि नदी पार कराएगा तो क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या रखें उसके फ्यूनरल में, जिससे कि वो जो सोल है आगे नदी पार करके चली जाए, ये कहने का मतलब है। हमारे यहाँ भी बैतरणी नदी का जिक्र आता है ना, तभी तो हमें पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहता। हम उस नदी को पार करते हैं और इस जन्म का सब कुछ भूल जाते हैं। डिड दे थिंक देयर वुड बी ह्यूमन सेक्रीफाइस? अब क्या उनको ये लगता है कि किसी के फ्यूनरल पर ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी इंसानों की बलि दी जानी चाहिए? द इमोलेशन ऑफ ओरिएंटल स्लेव्स अपॉन द टूम, इमोलेशन यानी जला दिया जाए, मार दिया जाए, ऑफ ओरिएंटल यानी पूर्व के स्लेव्स गुलामों को, अपॉन द टूम कब्र पर। तो जो गुलाम होते थे पूर्व के होते थे, यानी जिन लोगों को, जिन क्षेत्रों को वो जीत लेते थे वो उनके गुलाम बन जाते थे, वहाँ के लोग उनके गुलाम बन जाते थे। तो सबसे ज़्यादा सस्ते गुलाम वही माने जाते थे जो युद्ध क्षेत्र में जीतकर कैद किए जाते थे। तो क्या उनकी बलि चढ़ा दी जाए इन कब्रों पर? Did they think that long rows of oriental dancing girls would sway hither and thither in an ecstasy of lament? और क्या वो लोग ये चाहते हैं कि लॉन्ग रोज, लंबी लंबी कतारें, ऑफ ओरिएंटल यानी पूर्व की, डांसिंग गर्ल्स नाचने वाली लड़कियों की, नर्तकियों की, वुड स्वे हिदर एंड थिदर इधर से उधर झूमे, इन एन एक्सटेसी ऑफ लेमेंट विलाप की, एक्सटेसी होती है एक्सट्रीम ऑफ हैप्पीनेस यानी विलाप के परमानंद में। तो ये एक तरीके से ऑक्सीमोरोन हो गया, एक्सटेसी ऑफ लेमेंट। तो विलाप के परमानंद में क्या इधर उधर झूमे ये जो लड़कियां हैं? आपने रुदाली फिल्म देखी हो? कुछ बच्चों का कमेंट आता है, मैडम कितनी फिल्मों की बात करती, कितनी फिल्में देखी हैं। तो रुदाली फिल्म में डिम्पल कपाड़िया हैं, वो रुदाली बनी है, तो किराए पर वो रोने जाती हैं, जिनके मौत पर कोई रोने वाला नहीं होता, तो उनके मौत पर रोने के लिए वो किराए पर जाती हैं। तो क्या वो इस तरीके से झूम झूम के, नाच नाच के पूरे में रोती हैं, हाय हाय छाती पीट के, दहाड़े मार मार के रोती हैं? तो क्या ऐसी वो लड़कियां पूरब की बुलाई जाएं जो वहाँ विलाप करें और झूमें, नाचें, गाएं, रो रो के, नाच नाच के, गा गा के विलाप करें? डिड दे लुक फॉर द फ्यूनरल गेम्स ऑफ पेट्रोक्लस? पेट्रोक्लस कौन था? ये एक्लीज का दोस्त था, है ना, ट्रोजन वॉर में। एक्लीज, अगर आपने इलियड पढ़ा है तो इलियड की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। तो एक्लीज का दोस्त था पेट्रोक्लस। तो डिड दे लुक फॉर, क्या वो ये चाहते हैं, द फ्यूनरल गेम्स ऑफ पेट्रोक्लस? तो पेट्रोक्लस के शव यात्रा में जो जिस तरीके के खेल हुए थे, तमाशे, क्या वैसा कोई खेल तमाशा खड़ा किया जाए? I fear they had no such splendid and pagan meaning. तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई स्प्लेंडेड माने शानदार और पेगन बहुदेववादी मीनिंग अर्थ। तो ऐसे जो जैसे हम लोग पेगन हैं, काफिर बोलते हैं पेगन्स को, तो जो एक से ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं उनको पेगन बोला जाता है। तो ऐसे काम वही करते हैं पेगन्स, तो ऐसा तो कोई इरादा उनका बोलने का नहीं होगा। तो जैसे क्रिश्चियन हैं या फिर जो मुस्लिम्स हैं, उनके लिए हम लोग पेगन हैं क्योंकि हम बहुदेववादी हैं। तो ऐसा तो उनकी उम्मीद नहीं होगी कि पेगन्स की तरह बिहेव करें। I fear they were only using the words quiet and modest as words to fill up a page. तो मुझे लगता है कि ये जो क्वाइट यानी शांत और शालीन शब्द हैं, ये लोग प्रयोग कर रहे होंगे, पत्रकार लोग, लेखक लोग, केवल कागज़ भरने के लिए, पेज भरने के लिए,
अ मियर पीस ऑफ द ऑटोमेटिक हिपोक्रेसी, केवल एक पीस है यानी एक रचना है ऑफ ऑटोमेटिक हिपोक्रेसी, यानी जो लिखते हैं वो उसमें हिपोक्रेसी होती है, बनावट होती है, दिखावा होता है सिंपैथी का या लेमेंटेशन का, कि भाई बड़ा दुख है इस व्यक्ति के जाने का, तो उसकी तारीफ में बनावटी दुख अभिव्यक्त करने का के लिए ये शब्द प्रयोग किए गए होंगे। विच डज बिकम टू कॉमन एमंग दोज हु हैव टू राइट रैपिडली एंड ऑफन, जो कि बहुत सामान्य होता है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें रैपिडली तेजी से लिखना है। आज आदमी मरा, सुबह अखबार निकलना है, यानी शाम को 5 बजे आदमी मरा है और सुबह 3-4 बजे अखबार निकल जाता है, तो उनको रैपिडली लिखना होता है, बहुत जल्दी लिखना होता है, एंड ऑफन और अक्सर लिखना होता है, क्योंकि रोजाना किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होती रहती है। तो भाई किसी पत्रकार को इतनी जल्दी लिखनी है, किसी की ओबेस्चुअरी लिखनी है या किसी की जो मर गया है उसकी तारीफ में लिखना है, तो रोज कोई ना कोई मरता रहता है और उनको इतनी जल्दबाजी में लिखना होता है, तो भाई ऐसे ही बनावटी शब्द तो ये प्रयोग किए जाएंगे उनके द्वारा। वो वास्तविक दुख कहाँ से लाएं हर व्यक्ति के लिए, हर मरने वाले के लिए, कहने का मतलब ये है। द वर्ड शब्द मॉडेस्ट विल सून बिकम लाइक द वर्ड ऑनरेबल, तो ये जो शालीन शब्द है वैसे ही हो जाएगा जैसे कि ऑनरेबल यानी कि सम्माननीय शब्द है। विच इज सेड टू बी एम्प्लॉयड, जिसको के प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको प्रयोग किया जाता है बाय द जैपनीज, जापानी लोगों के द्वारा, बिफोर एनी वर्ड, किसी भी शब्द से पहले, दैट अकर्स, जो कि आता है इन अ पोलाइट सेंटेंस, एक विनम्र वाक्य में। अब देखिए बड़ा ह्यूमरस वाक्य है, एज पुट ऑनरेबल अम्ब्रेला, भाई उस सम्माननीय छाते को रख दीजिए इन एन ऑनरेबल अम्ब्रेला स्टैंड, सम्माननीय छाता स्टैंड में रख दीजिए भैया उस सम्माननीय छाते को, तो वो हर चीज से पहले ऑनरेबल लगाते हैं। और या फिर कंडिसेंड टू क्लीन ऑनरेबल बूट्स, कंडिसेंड माने तो वैसे फील सुपीरियर होता है या फिर पैट्रोनाइजिंग होता है, ऑनरेबल सम्माननीय बूट्स जूते, तो यहाँ लेकिन मतलब ये होगा कि थोड़ा झुक के इन सम्माननीय जूतों को साफ कर लीजिए या सम्माननीय जूतों को रख दीजिए। वी शैल रीड इन द फ्यूचर, हम भविष्य में पढ़ेंगे, दैट द मॉडेस्ट किंग वेंट आउट इन हिज मॉडेस्ट क्राउन, clad from head to foot in modest gold and attended with his 10,000 modest earls, their swords modestly drawn। तो modest शब्द का ऐसे प्रयोग किया जाएगा भविष्य में। क्या हो गया, चलिए थोड़ा हिल गया था। वी शैल रीड इन फ्यूचर, तो यहाँ तक तो हमने कर दिया कि भविष्य में हम ये पढ़ेंगे दैट द मॉडेस्ट किंग वेंट आउट, कि भैया शालीन राजा बाहर गए, इन हिज मॉडेस्ट क्राउन, अपने शालीन मुकुट को पहनकर, क्लैड फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से पैर तक पहनकर, इन मॉडेस्ट गोल्ड, शालीन सोने को यानी जेवरात को पहनकर, एंड अटेंडेड, और उनको अटेंड कर रहे थे यानी उनके साथ थे, विद हिज 10,000 मॉडेस्ट अर्ल्स, उनके 10,000 शालीन अर्ल्स थे यानी दरबारी थे, देयर सोर्ड्स, और उनकी तलवारें, मॉडेस्टली ड्रॉन, शालीनता से खिंची हुई थीं। तो इस तरीके से मॉडेस्ट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नो, इफ वी हैव टू पे फॉर स्प्लेंडर लेट अस प्रेज इट एज स्प्लेंडर, तो अगर हमें स्प्लेंडर माने शान होती है, वैभव होता है, तो अगर हमें वैभव के लिए चुकाना ही है तो हमें वैभव की तरह उसकी तारीफ करनी चाहिए, नॉट एज सिंप्लिसिटी, ना कि सरलता की तरह। When next, जब अगली बार, I meet, मैं मिलूंगा, a rich man, एक धनी व्यक्ति से, I intend, तो मेरा इरादा है, to walk up to him, कि मैं उसके पास जाऊंगा, in the street, गली में, and address him, और उसको संबोधित करूंगा, with oriental hyperbole, यानी पूर्व के हाइपरबोल से, यानी पूर्व की जो अतिशयोक्तियां हैं उनको प्रयोग करके, he will probably run away, तो संभवतः वो भाग खड़ा होगा। क्यों भाग खड़ा होगा? क्योंकि जो मॉडर्न जमाना है उसमें तारीफें ओरिएंटल हाइपरबोल में नहीं हो रही हैं, यानी पूरब में जैसे तारीफ की जाती हैं वैसे तारीफ नहीं हो रही हैं, तो वो भाग खड़ा होगा अगर मैं उसको उन शब्दों में उसकी तारीफ करूंगा।
तो इस पूरे निबंध में आपने देखा कि जीके चेस्टरटन ने 2 फेजेस बताए हैं चापलूसी के। एक बड़ा अच्छा निबंध और था, साइकोफेंट नाम से मैंने पढ़ा था, उसमें भी चापलूसों की क्वालिटीज़ बताई गई हैं, और लेकिन ये थोड़ा अलग है। तो 2 फेजेस हैं, एक पुराना और एक नया। तो पुराने ज़माने में तारीफ अलग तरीके से होती थी, वो थोड़ी सी लॉजिकल थी जीके चेस्टरटन के हिसाब से, और बेहतर तरीका था वो तारीफ करने का। लेकिन जो आधुनिक तरीका है वो अच्छा नहीं है। जीके चेस्टरटन ने जो कंपैरिजन किया है उसमें पुराने तरीके को, पुराने फ्लैटरर्स को, पुराने चापलूसों को बेहतर बताया है नए फ्लैटरर्स की तुलना में। और जो उन्होंने एक भाषा पर का कंपैरिजन किया है कि जो पुराने फ्लैटरर्स थे उनकी भाषा लॉजिकल थी, तार्किक थी, तारीफ करने की भाषा, और नए जो फ्लैटरर्स हैं उनकी जो भाषा, उनका भाषा का प्रयोग बड़ा इलॉजिकल है। और जो उन्होंने मॉडर्न बताया है वो खासकर जो फोकस किया है जीके चेस्टरटन ने, वो आधुनिक साहित्य यानी लिटरेचर और जर्नलिज्म, पत्रकारिता, 2 चीज़ों पर फोकस किया है कि जो अखबारों में तारीफ निकलती है, मैगजीन्स में तारीफ निकलती है, जर्नल्स में तारीफ निकलती है किसी व्यक्ति की, तो वो कितनी बनावटी होती है, कितनी हिपोक्रिटिकल होती है, उसमें वास्तविकता का नामो निशान नहीं होता। इसलिए जीके चेस्टरटन को वो पसंद नहीं है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करूँगी। धन्यवाद।